प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर राजकुमार गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। अपन इसमें भाग 4 मतलब अनुच्छेद 51 तक पढ़ चुके हैं। अब अपन इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, भारत के एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में कार्यपालिका है क्या, वास्तव में इस कार्यपालिका का क्या रोल है, कार्यपालिका में कौन कौन लोग समाहित हैं और कार्यपालिका कैसे काम करती है। ये चीज़ हम जान लें कि हमारे यहाँ भारतीय संविधान ने जो शक्तियाँ हैं वो किस रूप में सौंपी हैं और किस किस को सौंपी हैं, और वो उन शक्तियों का उपयोग किस स्तर पर करता है और कैसे कैसे करता है। क्या इन शक्तियों का उपयोग वास्तविक रूप में वो लोग कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या उनके शक्तिशाली होने के पीछे संविधान उन्हें कितनी शक्तियां प्रदान करता है। ये चीज़ हम जान लें बहुत अच्छी तरह से कि संसदीय से जो सरकार की व्यवस्था अपने यहाँ भारत में कार्यपालिका है वो 2 प्रकार की हमें दिखाई देती है। तो संघ की कार्यपालिका और दूसरी है राज्य की कार्यपालिका। जो संघ की कार्यपालिका है उसका निर्माण भारत में जिनसे मिलकर होता है वो है एक तो राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और चौथा है महान्यायवादी। ये 4 लोग हैं, ये संघ की कार्यपालिका शक्ति का निर्माण करते हैं। और जो राज्य की कार्यपालिका है उसका निर्माण जो लोग करते हैं उनमें है, हम लोग अच्छी तरह से जान लें कि राज्यपाल है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे स्टेट में राज्यपाल होता है। दूसरा मुख्यमंत्री है, तीसरी मंत्रिपरिषद है, चौथी महाधिवक्ता है। ये अपन लोग जान लेंगे 4 लोग हैं। वहाँ भी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद है, यहाँ मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद है, और महाधिवक्ता है, वहाँ महान्यायवादी है। इनसे मिलकर यहाँ राज्य की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका का निर्माण होता है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पद है एक उपराष्ट्रपति का पद, यहाँ उपराष्ट्रपति होगा ही होगा, जबकि स्टेट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उप मुख्यमंत्री हो या नहीं हो, उपराज्यपाल हो या नहीं हो। 2 स्टेट्स हैं जहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों से संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। ये हम लोग जान लें, भारतीय संविधान है केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था को करता है। जहाँ एक तरफ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 के माध्यम से राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये चीज़ हम जान लें कि अनुच्छेद 74-75 से तो केंद्र में और अनुच्छेद 163-64 से राज्य में इस प्रकार की व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में की गई हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, हम ये चीज़ जान लें। दूसरा, परंतु सरकार की उपराष्ट्रपति शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति की शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता एवं संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। ठीक है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ मतलब केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन है, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। तो वहीं राज्यों के प्रशासन के लिए संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका की बात की गई है। अनुच्छेद 52 से 78 तक तो संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं, और अनुच्छेद ये और गड़बड़ हो गई, 155 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। भारतीय संघ को जो कार्यपालिका का निर्माण है वहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद मैंने पहले भी बताया था एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है संघ में। और राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर राज्य में कार्यपालिका का निर्माण होता है। संघीय कार्यपालिका एवं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण
चूंकि विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर होता है, इसलिए कार्यपालिकीय स्वरूप को केंद्र एवं राज्य के संदर्भ में अलग अलग समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये चीज़ हम जान लें, जो एग्जीक्यूटिव है वो किस प्रकार से बनती है। अब संघ की कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें भी हम सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हम सब लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है, क्या है, किस तरह से काम करता है, भारत में अब तक कितने राष्ट्रपतियों का चयन हो चुका है और वो किस तरह से काम करते हैं, ये सब चीज़ें हमने जाननी है कि भारत का राष्ट्रपति वास्तव में है क्या और यह किस प्रकार से काम कर रहा है। कि हम जो जानने का प्रयास कर रहे हैं इसमें है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष, मतलब राष्ट्राध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का परिचायक होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद में ही निहित होती हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से ये चीज़ होती है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। ये चीज़ भी हमको जाननी है कि भारत का राष्ट्रपति किस तरह से कार्य करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, जो प्रधानमंत्री उसको कह देता है वो करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण तुमको देखने को मिलेंगे कि राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से भी बहुत सारे काम किए और उसने जो सरकार में जो पदासीन लोग हैं जिन्होंने उसको राष्ट्रपति के लिए चुना है, राष्ट्रपति के लिए उन्होंने जो सब कुछ किया है, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति ने प्रत्येक स्तर पर अपने कार्य करने का प्रयास किया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, सबसे पहले तो भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है या उसको चुना जाता है, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है कि भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो डायरेक्ट जनता नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल होता है, वो इसका निर्वाचन करता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदार नहीं होती, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं अपन जान लें। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्यों का चयन ही राष्ट्रपति करता है, इसलिए मनोनीत सदस्य उसमें नहीं होते। 12 सदस्य जैसे राज्यसभा में 2 सदस्य, लोकसभा में, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान परिषदों जैसे द्विसदनीय विधायिका के संबंध में या मामले में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य वो भाग नहीं लेते। दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य भी उसमें भाग नहीं लेते। कोई विधानसभा का अगर विघटन हो जाता है तो वो भी इसमें भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति के ये निर्वाचन में ये चीज़ें हैं कि कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं। अब हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, किस प्रकार से निर्वाचन किया जाता है। ये अनुच्छेद 55 में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए तथा संघ एवं राज्यों में समानता भी होनी चाहिए। इसलिए संसद तथा राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदस्य के मतों को संख्या को निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है। ये बहुत ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट वाली पोजीशन होती है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। बड़े बड़े जो विद्यार्थी होते हैं वो ये सोचने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का होता क्या। हम सबको पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन हम ये जाने कि इसका निर्वाचन होता कैसे, ये हम बहुत अच्छी तरह से जान लें। आप भी अच्छी तरह से ध्यान देना इसमें कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। दूसरी बात, ध्यान रहे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। प्रत्येक राज्य में प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। जैसे कैसे है कि एक विधायक के मत का मूल्य कैसे होगा, राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे 10 लाख है तो राज्य की कुल जनसंख्या होगी। राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य जैसे 20 है, 30 है, 40 है, ये होंगे उस गुणा 1/1000।
का भाग इसमें लगेगा। फिर संसद के प्रत्येक जो आ जाएगी वो एमएलए के मत का मूल्य आ जाएगा, फिर वो सारे जोड़ लिए जाएंगे। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये चीज़ हम जान लें, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी तो कोरोना काल है, इसमें अपन ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बाद में आप लोगों को ये प्रत्येक व्यक्ति को बोर्ड पर भी समझा दूंगा। अभी भी अपन किसी दिन बात कर लेंगे इसमें। और दूसरा है कि एक सांसद के मत का मूल्य कैसे होता है, ये भी हम जाने कि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य। इसमें निर्वाचित शब्द दिया है, कुल सदस्य नहीं दिए, निर्वाचित सदस्य। वहाँ भी निर्वाचित हैं और यहाँ भी निर्वाचित हैं। मनोनीत सदस्यों का इसमें कोई रोल नहीं होता है। चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। ये कोटा, अब ये कोटा जो शब्द है ये हमको डालना है। कुल वैध मत कितने हैं और बटे कुल पद प्लस वन, मतलब 50% प्लस वन वोट उसको मिलेंगे तो ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, प्लस वन। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं एवं उसका निर्णय भी अंतिम ही होता है। ये चीज़ हमको जान लेनी है। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर कोई पद रिक्त है या कोई स्टेट की विधानसभा भंग हो चुकी है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रोका जाता और उसको चुनौती भी नहीं दी जाएगी। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उसे उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता क्रम लिखते हैं। कैंडिडेट्स 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करते हैं मतदाता जो होते हैं। दूसरा, प्रथम चरण में उम्मीदवारों के मतों की गणना उनको प्राप्त प्रथम वरीयता के मत के आधार पर ही होती है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो वरीयता दी है, प्रथम वरीयता किन किन को मिली है, कितनी मिली है। उम्मीदवार को निर्धारित मत न पाने की स्थिति में मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं एक से दूसरे वोट में। और चौथा, द्वितीय मत में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर इसके द्वितीय वरीयता के मत को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में बांट दिया जाता है। इस तरह से ये चलता रहता है सिस्टम ऊपर नीचे। और यह प्रक्रिया जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं करता जब तक चलती रहती है। मतलब 50% प्लस वन, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो पूरे देश में चुना जाता है, पूरे देश का होता है। इसलिए ये एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व में अपनाते हैं। तो ये एक राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रोसेस है वो कैसे होता है ये मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या निकालते हैं, फिर केंद्र में जो संसद है उसके प्रत्येक सदस्य की संख्या को निकालते हुए फिर उसके आधार पर हम ये तय करते हैं कि किसको कितने मत मिले हैं। उसके आधार पर अधिकतम मत जिसे प्राप्त होते हैं, अधिकतम में भी ऐसा नहीं है, वो भी फिर 50% प्लस वन मत प्राप्त हो जाने पर ही राष्ट्रपति का चुनाव संभव होता है। धन्यवाद।